हमारा जो भारत है, हमारा जो देश है, किस तरफ ज़्यादा बदलाव कर रहा है? मुख्य रूप से देखता हूँ वाजपेयी जी की सरकार। इस देश को चाइना के साथ जब युद्ध लड़ना पड़ा, वो दृश्य भी याद है कि हमारे सैनिकों के पास पर्याप्त कपड़े नहीं थे, जूते नहीं थे पाँव में। कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, सवाल पूछना भूल गया है या उन्हें पूछने नहीं दिया जा रहा है। स्टूडियो में बैठे 100, 200, 500 लोग मीडिया नहीं है आज के भारत में। वो समय खत्म हो गया कि किसी ने छुपा ली खबर, किसी ने दबा ली खबर, किसी ने डांट फटकार के खबर रुकवा दी। नहीं, कोई माई का लाल ऐसा है जो उसको हटवा पाए? नहीं। कहाँ तक हटवाइएगा? गोदी मीडिया शब्द एक हकीकत है या राजनीतिक कारणों से इसे गढ़ा गया है? गोदी कब नहीं रही? जवाहरलाल जी के समय से लेके आज तक कब नहीं रही गोदी? सपा की भी गोदी है, बसपा की भी गोदी है, भाजपा की भी, कांग्रेस की भी। गुलामी के चिन्ह या आक्रमण के चिन्ह किसी भी देश के मनोबल को कमजोर करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी जो है मजबूत नेतृत्व की छवि के लिए जाने जाते हैं, लेकिन क्या ये जमीनी स्तर से सच्चाई है या फिर मीडिया ने इसे गढ़ा है? किसी पत्रकार, कथाकार, चित्रकार के गढ़ने से कोई नहीं गढ़ा जा रहा। आप जान लीजिए, बहुत सारी किताबें राहुल जी पर भी लिखी गई। जननायक राहुल गांधी, लोक नायक राहुल गांधी। गढ़ने की कोशिश हुई, क्या गढ़ा गया? मोदी को देश के आम लोगों ने ही गढ़ा है। कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं तो डरते हैं सवालों से या फिर मीडिया पर उन पर विश्वास ही नहीं है? सब कुछ टिका है कि इस देश के 150 करोड़ लोग क्या सोचते हैं। लोगों की इच्छा है। अगर लोगों के मन में नरेंद्र मोदी रहेंगे तो महत्वपूर्ण रहेंगे, मन से उतर जाएंगे। सर, योगी मॉडल की बड़ी चर्चा होती है। ये योगी मॉडल है क्या चीज़ है? 38 साल बाद वो काम हुआ जो 38 साल तक नहीं हुआ कि कोई चीफ मिनिस्टर अपनी सरकार को दोबारा बहुमत में लगातार निरंतरता में ले आए। उत्तर प्रदेश में जो संगठित अपराध की जो एक बहुत विभत्स किस्म की का इतिहास था, अतीक मुख्तार, तमाम किस्म की समस्याएं थी। भारत में राष्ट्रपति के पास भी एक ही वोट है जी, और सड़क पर चाय बेचने वाले के पास भी एक ही वोट है कि मोदी और योगी जी की सत्ता में या उनकी सरकार में जो है अगर कोई किसी चीज़ से असहमत होता है तो उसे देशद्रोही कहा जाता है। 150 लोग कुछ भी कह सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पर हमसे कोई नाराज है तो वो हमारे बारे में कुछ भी लिख सकता है। 2027 पे यूपी चुनाव होने वाले हैं। क्या अखिलेश यादव का पीडीए वाला जो दाव है योगी जी पर भारी पड़ने वाला है? जातियों की गोलबंदी पहले भी होती रही है। बढ़त है सपा के समाजवादी पार्टी के साथ रह के जो कुछ विशेष परिस्थितियों में उसको 2024 के लोकसभा चुनाव में जो परिणाम मिल गया था मायावती जी की कैसी संभावना लग रही है? कि वो सहारनपुर से सोनभद्र तक और गाजीपुर से गाजियाबाद तक निकलती हैं या नहीं। निकलेंगी तो बसपा और घटेगी। बंगाल चुनाव होने वाला है, बंगाल में चुनाव। ईडी में वो ममता बनर्जी जो है हाथ में फाइल लेकर वहां से लेकर निकल जाती हैं। आप विधायिका हैं, कार्यपालिका अपना काम कर रही है और सहमत नहीं है तो गो टू द कोर्ट। लेकिन ममता जी को नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी हमेशा से हारते ही आ रहे हैं, तो उस जगह पे वो प्रियंका गांधी को जो है नए चेहरे के रूप में लाना चाहते हैं। तो ये क्या संभव हो सकता है? मुझे लग रहा है कांग्रेस तो अभी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। तो उत्तर प्रदेश के लिए प्रियंका गांधी कोई नया भी वो नहीं है चमत्कार। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा जब उन्होंने दिया था उत्तर प्रदेश में, वो भी तराजू पे तुल गई। केवल नेता की छवि केवल और केवल जनता ही बना बिगाड़ सकती, बाकी कोई अखबार, टीवी, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अश्मिता सिंह राजपूत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे पॉडकास्ट द अश्मिता में। आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं जिन्हें पहचान की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे उनका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जी, मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे देश के अमिताभ अग्निहोत्री सर, जिन्होंने हमेशा से सच्चाई जो है आपके सामने रखी है, सत्ता के सामने बहुत सारे सवाल किए हैं और आज हमारे स्टूडियो में सर आए हुए हैं। बहुत से विषयों पे सर हम बात करने वाले हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद, सर। धन्यवाद अश्मिता। सर, सबसे पहला सवाल, आपने सत्ता, सिस्टम और समाज को सामने से देखा है, तो आपको क्या लगता है कि हमारा जो भारत है, हमारा जो देश है, किस तरफ ज़्यादा बदलाव कर रहा है? देखिए 70 के दशक से अगर देखें तो भारत की विकास की यात्रा एक सतत प्रक्रिया रही। लेकिन कुछ पड़ाव आए जिनसे ये रेखांकित हुआ कि हाँ कुछ बड़ा घट रहा है। जैसे एक पड़ाव आया जब हरित क्रांति हुई भारत में, दुग्ध क्रांति हुई भारत में। वो इंदिरा जी का समय था, क्योंकि उससे पहले देश
अमेरिका से जो लाल गेहूं आता था उससे देश की भूख मिटती थी। भारत उतना गेहूं पैदा नहीं कर पाता था कि अपने लोगों को पेट भर खाना दे पाए। वहां से हमने प्रगति शुरू की, हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति। उसके बाद परमाणु विस्फोट हुआ तो भारत ने अपनी वैज्ञानिक और सामरिक क्षमता का प्रदर्शन किया विश्व के सामने कि हम ऐसा भी कर सकते हैं। उसके बाद एक पड़ाव आया, नरसिंह राव जी की सरकार जब आई तो एक पड़ाव आया जिसमें भारत ने उदारीकरण की ओर कदम बढ़ाए। कोटा परमिट राज से अपने को मुक्त किया, आजाद किया। वो भी भारत के लिए एक बड़ा घटनाक्रम था। खुली अर्थव्यवस्था जिसको हम लोग कहते हैं, जिसमें मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे और नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे। तो उस जोड़ी ने भारत को एक आर्थिक दृष्टि से एक नए युग में प्रवेश कराया। उसके बाद मैं मुख्य रूप से देखता हूं वाजपेयी जी की सरकार, जिसने भारत में बुनियादी ढांचे को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत किया। ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है वो हाईवेज की योजना, देश को सड़कों से, एक्सप्रेसवे से जोड़ना, ये जो इस तरह का बंदरगाह और एयरपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो हम बोलते हैं, बुनियादी ढांचे का विकास, देश के अलग अलग हिस्सों में 6 एम्स, तो इस तरह से एक बुनियादी ढांचे को नया आधार दिया वाजपेयी की सरकार ने, अटल जी की सरकार ने। उसके बाद नरेंद्र मोदी का कार्यकाल मेरी जहन में आता है, जिसने भारत में आमूल चूल परिवर्तन किया, समाज के हर क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन किया। मतलब भारत की नई पीढ़ी की क्षमता और उसकी योग्यता का एक वैश्विक स्तर पर एक जो जयगान हुआ, वो हुआ हमारे स्टार्टअप से। दुनिया चमत्कृत हो गई कि भारत में इतनी योग्यता है, ऐसे ऐसे स्टार्टअप हो रहे। हमने वैज्ञानिक क्षेत्र में हम चंद्रमा तक पहुंचे, दक्षिण पोल पर पहुंचे, साउथ पोल पर चंद्रमा में। हमने बुनियादी ढांचे का एक मैं कहूँगा कि जितने संस्थान, जितने एक्सप्रेसवेज इस मोदी सरकार में बने हैं, उतने सब सरकारों को मिला के नहीं बने थे। तो इन सब दृष्टियों से अगर आप देखें, और फिर भारत की सामरिक क्षमता में भी विकास हुआ है। इस देश को चाइना के साथ जब युद्ध लड़ना पड़ा, वो दृश्य भी याद है कि हमारे सैनिकों के पास पर्याप्त कपड़े नहीं थे, जूते नहीं थे पाँव में, जब उनको चीन से लड़ना पड़ा नेहरू जी के समय में। वो देश आज ऑपरेशन सिंदूर करता है, आज वो LOC क्रॉस करता है और वहाँ जाके अपने युद्धक विमानों से हमला करके वापस आ जाता सुरक्षित। तो वो जो एक हैसियत है भारत की, वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा। और एक और चीज जो मुझे दिखती है, जो जिसकी चर्चा होनी चाहिए, वो ये है कि मोदी जी के कार्यकाल में भारत की आध्यात्मिक चेतना का पुनर्जागरण हुआ है, और वो पुनर्जागरण अद्भुत ढंग से हुआ है। चाहे काशी का कॉरिडोर हो, चाहे अयोध्या का रामलला का मंदिर हो, उसने अभी आपने देखा होगा सोमनाथ पर हमले के 1000 वर्ष पूरे हुए, तो 3 दिन का एक पूरा भव्य दिव्य कार्यक्रम सोमनाथ में चला। उस वक्त पूरी दुनिया में गूगल पर सबसे ज्यादा खोजा गया सोमनाथ। ये भारत की शक्ति है कि दुनिया भी सोमनाथ को पढ़ना चाह रही कि भाई क्या मसला है, जरा देख लें। अयोध्या, काशी, आप सोचिए कि एक मैं अध्ययन देख रहा था कि कैंची धाम में जो लोग आ रहे हैं, उसमें 67% लोग 15 से 30 साल के हैं। पहले तीर्थ यात्रा को बड़े बूढ़ों का विषय मानते थे, क्या कि भाई अब घर से फारिग हो गए, जिम्मेदारी मुक्त हो गई, बोले ठीक है अब केदारनाथ बद्रीनाथ जाएंगे। अब जैन जी जा रहा है तीर्थ यात्रा पर। ये जो भारत का पुनरुद्धार हुआ है, पुनर्जागरण हुआ आध्यात्म की चेतना का, ये भी एक बड़ा पहलू है। और ये इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इससे हमारे मनोबल में वृद्धि होती
गुलामी के चिन्ह या आक्रमण के चिन्ह किसी भी देश के मनोबल को कमजोर करते हैं। तो जब वो हटते हैं तो मनोबल बढ़ता है, और मनोबल बढ़ता है तो आप बहुत सारी लड़ाई वैसे ही जीत लेते हैं। जी। जी। सर देखिए, आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो मीडिया से जुड़ा एक सवाल है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, सवाल पूछना भूल गया है या उन्हें पूछने नहीं दिया जा रहा है। अब आप क्या सोचते हैं इस पे? देखो, मैं एक बात बताऊं, मेन स्ट्रीम गैर मेन स्ट्रीम, ये इसको टीवी की भाषा में हम लोग न फंसाएं अगर, कि प्राइम टाइम और नॉन प्राइम टाइम या मेन स्ट्रीम और गैर मेन स्ट्रीम। मैं एक बात जानता हूं कि आज के भारत में कोई सवाल पूछे न पूछे, कोई खबर छुप नहीं सकती, कोई खबर दब नहीं सकती, चाहे इनकी हो चाहे उनकी हो, ये जान लीजिए। एक्स नहीं दिखाएगा, वाई दिखा देगा, वाई नहीं दिखाएगा, जेड दिखा देगा, और कोई नहीं दिखाएगा जिनको हम मीडिया हाउसेस कहते हैं। मान लीजिए किसी ने नहीं दिखाई, तो कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से गुजरात तक जो करोड़ों लोग पत्रकार बने हैं, क्या वो तो उसको डाल ही देंगे सूचना के समुद्र में। फिर कोई माई का लाल ऐसा है जो उसको हटवा पाए नहीं? कहां तक हटवाइएगा? हुँ। करोड़ों आंखों के सामने 30 सेकंड में चीज गुजर जाती है। इसलिए वो समय खत्म हो गया कि किसी ने छुपा ली खबर, किसी ने दबा ली खबर, किसी ने डांट फटकार के खबर रुकवा दी। नहीं, मुझे याद है एक भारत के बड़े राजनेता थे, तो उनके कुछ आपत्तिजनक वो आ गए, ऑडियो वीडियो कुछ जगह चले, प्रभावशाली थे, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने कहा साहब मेरी छवि खराब हो रही है और ऐसा हुँ, वैसा। हुँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ठीक है, ये हटाओ, इसको हटा दीजिए। तो जो सोर्स थे उनको एक और आदेश चला गया, हटा दीजिए, चाहे वो हुँ, गूगल हो या जो भी रहे हुँ। होंगे। उसके बाद भी हर घंटे वो नए रूप में प्रकट होती रही। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई अब कुछ नहीं कर सकते हम, अब आपका भाग्य, क्या जो आपने कहा आदेश दो, हमने आदेश दे दिया। जी। अब ये तो हर भाई अब क्या करेंगे? आज की तारीख में किसी सरकार ने कुछ गलत कर दिया, कि उसके फैसले से कुछ गलत हो गया, 30 सेकंड के भीतर पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में थू थू हो जाएगी। क्या आप रोकते रहिए? अब किसी के हाथ में कुछ नहीं। अब दे जो करोड़ों लोग हैं उन्हीं वही मीडिया है, इस बात को समझना होगा। स्टूडियो में बैठे 100 200 500 लोग मीडिया नहीं है, नहीं है, बिल्कुल। वो भी मीडिया है, लेकिन मूल मीडिया है भारत का करोड़ करोड़ करोड़ों लोग, जो हर घटना पर अपनी राय देते हैं, अपनी बात कहते हैं। सिपाही रिश्वत लेते पकड़ा गया, इसका वीडियो मीडिया वाले थोड़ी ना बना रहे, वो तो जनता बना के वायरल कर रही है। जी, जी। मंत्री जी गलत काम में संलिप्त पाए गए, ये वही कर रहे हैं ना, और निर्भय रूप से कर रहे हैं, क्योंकि उनको आप भयभीत कर भी नहीं सकते। कितनों को करेंगे? वहां तो करोड़ों करोड़ लोग इस काम में लगे। इसलिए अब वो दृश्य भूल जाइए कि सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं, ये उनका मीडिया है, ये इनका मीडिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 चैनल ये सेट कर ले, 4 चैनल वो सेट कर ले, उससे भी क्या फर्क पड़ेगा? ये 50 करोड़ लोगों को कौन सेट करेगा? कोई नहीं कर सकता ना। नहीं। और ये आजाद है कुछ भी लिखने के लिए, कुछ भी बोलने के लिए, कुछ भी बताने के लिए। वो ज़माना और था जब दूरदर्शन और 1-2 चैनल हुआ करते थे, 4-6 बड़े अखबार थे, उनको आप मैनेज भी कर सकते थे। लेकिन सर एक क्वेश्चन और भी मैं जी। सोच रही हूँ, मैं सोची आपसे पूछ लूँ कि हर किसी के पास आज के डेट में माइक है, हर कोई खबर कहीं न कहीं से बना रहा है। कितने हद तक ये सही है? क्योंकि गलत खबरें भी बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। इसके लिए सरकार को कोई गाइडलाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है? देखो, मेरा मानना ये है कि हमको ये तय करना होगा कि मैं एडिटर्स क्लब ऑफ इंडिया का अध्यक्ष हूँ, तो उसके मंच से हमने सरकार से एक आग्रह किया था अभी कुछ दिन पहले। सूचना प्रसारण मंत्री से मैंने कहा था कि भाई पहले तो ऐसी कोई व्यवस्था करिए कि डिजिटल ने सबको पत्रकार बना दिया। क्या इसमें कुछ विभाजक रेखा होनी चाहिए? जैसे कुत्ते को ठंडे पानी से, कुत्ते के बच्चे को ठंडे पानी से नहलाते हुए, शैम्पू करते हुए या उसके बाल काटते हुए का वीडियो भी
कई मिलियंस में जा रहा है। क्या? जी जी। लेकिन वो पत्रकारिता नहीं है। हम्म ये कम से कम विभाजन तो हो। हम्म। लौकी की ऐसी सब्जी आपने कभी नहीं खाई होगी। क्या? वीडियो ये भी है। जी। ऐसे कढ़ी बनाइए, हैं? बिल्कुल। पतिदेव प्रसन्न हो जाएंगे, वो भी वीडियो है। हनुमान चालीसा ऐसे पढ़ें, वो भी वीडियो है। इसमें अंतर करना होगा कि इसमें पत्रकारिता क्या है, का अर्थ क्या है और उस दूसरा क्या है। वो जब तक नहीं होगा तब तक थोड़ा मैश रहेंगी चीजें, उलझी हुई रहेंगी। मैं मानता हूं कि पत्रकारिता वो विषय है जिसमें समाज का जो जो बृहत्तर समाज है, एक मासेज है, उसकी भलाई की बात कोई हो, उसकी पीड़ा की बात हो, उसके सरोकार की बात हो, वो तो जर्नलिज्म है। ठीक है ना? जी। शासन और समाज के बीच की कोई बात हो, जर्नलिज्म में। बाकी इंटरटेनमेंट और जर्नलिज्म को मिक्स मत करिए, उसका फ्यूजन बड़ा खराब होता है। इंटरटेनर अलग होने चाहिए और पत्रकार अलग होने चाहिए। ये संकट अभी इस वक्त है, क्योंकि हर कोई कह रहा है कि मैं भी जर्नलिस्ट हूं, मेरे वीडियो आपने देखे जी सर, ये हैं? चीज़ तो बोले है। मैंने गुलाब के पेड़ कैसे लगाएं, सर्दी में गुलाब के में कैसे पानी डालें, इसका वीडियो बनाया था। अब वो वीडियो भी अच्छा है, लेकिन वो पत्रकारिता नहीं है। और एक थोड़ा डिजिटल का विस्तार बहुत ज़्यादा तेजी से हुआ, तो कुछ चीज़ें गड़बड़ भी हो रही हैं। कि एक भारत में जो मुझे समझता हूँ वो ये होना चाहिए कि भाई किसी भी विषय पर कोई भी डिजिटल मीडिया पर टिप्पणी नहीं कर पाए, कोई पोस्ट या वीडियो नहीं डाल पाए, इसके लिए मैंने सरकार से कहा कोई मानक होना चाहिए, खास तौर पर हेल्थ को लेकर। क्या? किसी भी पेड़ के पत्ते दिखा देता आदमी, कहता है इस पत्ते को 6 दिन पीस कर सुबह पी लीजिए, शुगर गायब हो जाएगी। और पता लगा जिन्होंने पिया वही गायब हो गए। और भाई वीडियो बना के 10 मिलियन का अपना ट्रैफिक लेके डॉलर में पेमेंट लेके निकल लिया। क्या? फिर दूसरा बना देगा वीडियो, लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ेगी, है? लहसुन के साथ हल्दी पीस कर पीजिए। लो, पता लगा जिसने पिया उसका लिवर चला गया। ये जो घालमेल हो रहा है ना, इसको रोकना होगा, नहीं तो इससे विश्वसनीयता वो हो रही है। जिनको उस विषय पर कोई ज्ञान नहीं, वो भी ज्ञान दे रहे हैं। तो जो भारत का सामान्य आदमी है वो भरोसा कर लेता है ना। सर वो अपनी बीमारियों का इलाज भी ढूँढने लग रहा है सोशल मीडिया वही पे। ये मंत्र पढ़ लीजिए, कोई नहीं रहेगा गरीब। अब बताइए। बताइए, दुनिया में ऐसा कोई मंत्र हो सकता है कि कोई गरीब ना रहे? ऐसा तो किसी युग में नहीं हुआ। क्या? जी सर। तरह-तरह फिर बताता है कोई आ गया त्रिपुंड पुंड लगा के, कुछ वैसा वेशभूषा बना के, और उसने कहा कि खोया हुआ प्यार पाना चाहते हैं, बताइए। 3 बार एक लौंग खा के ऐसा बोलिए। क्या? अब पता लगा कई करोड़ों लोग लौंग खाना शुरू कर दिए। ये जो सब है, इस पर कहीं ना कहीं कोई निगरानी होनी चाहिए। और मुझे जो संकेत हैं सरकार की ओर से, वो उनके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि बहुत जल्दी आप देखेंगे इसका एक औपचारिक ढांचा बन जाएगा भारत में, डिजिटल उसका नियम कायदे के भीतर रह के ही काम करना होगा। सर ये बताइए, गोदी मीडिया शब्द एक हकीकत है या राजनीतिक कारणों से इसे गढ़ा गया है? देखिए, ये बात कई बार पूछी गई मुझसे कई मंचों पर, और मैंने हर बार एक ही बात कही कि इनकी गोदी उनकी गोदी, उनकी गोदी में बैठने वाले इनकी गोदी में बैठने वाले। गोदी कब नहीं रही? गोदी कब नहीं रही? जवाहरलाल जी के समय से लेके आज तक कब नहीं रही गोदी? गोदी भी भरपूर रही, बैठने वाले भी भरपूर रहे, भगवान की कृपा रही। ये डोमेन कभी खाली नहीं रहा भारत में। और ये डोमेन शीर्ष से लेके और टॉप से लेके ग्राउंड फ्लोर तक सबके पास है। जिले में विधायक जी के पास भी गोदी है, कलेक्टर साहब की भी गोदी है, कप्तान साहब की भी गोदी है, उनके में बैठने वाले भी हैं। सपा की भी गोदी है, बसपा की भी गोदी है, भाजपा की भी, कांग्रेस की भी। फिर ये बैठने वाले का मन है कि वो किसकी गोदी चुने। कोई गोदी किसी समय में ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, तो उसके यहाँ थोड़ा ट्रैफिक बढ़ जाता है। भाई जो सरकार में है आदमी उसी की गोद में बैठना चाहेगा। आप सोचिए, स्वाभाविक बात है। जी। जहां विपक्ष के लोग सरकार में हैं, वहां उनके दरवाजे भीड़ है।
गोदी में बैठने वाले प्रजाति के लोग हमेशा रहे हैं, इसलिए इसमें बहुत चिंतन की जरूरत नहीं। लोग बार-बार कहते हैं ना गोदी मीडिया है। ना ना ना, मैं कह तो रहा हूँ सबके पास गोदियां हैं और सबके पास गोद में बैठने वाले लोग हैं, क्यों इसमें नया क्या है? क्योंकि सर ऐसा होता है ना कि जैसे कोई पत्रकार कुछ कॉमेंट मतलब कुछ भी बोल रहा है, वीडियो में बना रहा है या कुछ, तो फटाफट कमेंट आने शुरू गोदी मीडिया शुरू हो जाता है एकदम नहीं से। ठीक है, वो तो खैर अब उसका आप क्या क्या कर सकते हैं, और अपने अपने किस्म के लोग हैं, उनकी अपनी अपनी मानसिकताएं हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी धारणा बिल्कुल स्पष्ट है कि सबकी अपनी अपनी गोदियां और सबके पास अपने अपने गोद में बैठने वाले, बात खत्म हो गई, इसलिए मैं उस पर चिंतन ही नहीं करता। ऐसे लोग बहुत कम बचे हैं, हाँ, जो किसी गोद में नहीं बैठते, ना इनकी ना उनकी। अब जैसे मैं एक उदाहरण दूं अ, कि आप क्या चाहते हैं, एक दूसरा पक्ष क्या चाहता है कि आप झूठ बोलें। जैसे राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे सफल नेता, मान लीजिए कोई आदमी ऐसा वीडियो बनाए, हुँ। तो मैं उसको कांग्रेस का या राहुल गांधी का की गोद में बैठा आदमी नहीं कहूंगा, मैं उसको मूर्ख कहूंगा। पहले तो क्या आप मूर्ख हैं? गोद में बैठे वो तो सेकेंडरी चीज है, पहली चीज क्या हुई, आप मूर्ख हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि राहुल जी की लीडरशिप में कांग्रेस ने 90 चुनाव हारे या 95 चुनाव हुँ, हारे। हुँ। ये बोलना अगर गोदी मीडिया होना है तो ठीक, गोदी मीडिया होना चाहिए। झूठ बोल दें क्या? नहीं ना। नहीं, बिल्कुल नहीं सर। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री नहीं थी, ऐसा वीडियो तो नहीं बना सकता, ऐसी टिप मैं अपनी बहस में ये बात तो नहीं बोल सकता। हुँ, हुँ। फिर मैं मूर्ख हो जाऊंगा। गोदी और मोदी छोड़िए, आप समझ रहे हैं ना। हुँ, इसलिए मैं कहता हूं कि तथ्य पवित्र होने चाहिए। वो किसी को अच्छे लगे किसी को खराब लगे, इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तथ्य पवित्र रहने चाहिए। अगर कहीं दंगा हुआ है तो उस दंगे में लोगों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। तो जब आप जिम्मेदारी तय करेंगे पत्रकार के नाते, कहेंगे कि भाई इन लोगों ने अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया, तो स्वाभाविक है जिनको तकलीफ होगी वो आपको गोदी बोलेंगे। जी। तो मेरा मानना ये है कि तथ्यों के साथ न्याय होना चाहिए। बाकी पत्रकार को इससे विचलित नहीं होना चाहिए, गोदी बोल रहे हैं या नॉन गोदी बोल रहे हैं। गोदी बोलने वाले भी तो गोदी में ही हैं, वो भी तो खाना खर्चा दूसरी जगह से निकाल ही रहे हैं। किसी को समोसा अच्छा लग रहा है वो समोसे की दुकान पर आनंद ले रहा है, किसी को जलेबी अच्छी लग रही है वो जलेबी वाले के सेवा कर रहा है। हुँ। और सेवा सब इसी आशा में कर रहे हैं कि भैया के यहाँ सेवा करेंगे, कढ़ाई धोएंगे तो 2 समोसे अंत में चटनी के साथ मिलेंगे। जलेबी वाले के यहाँ आदमी सेवा कर रहा है कि कुछ नहीं तो जब सारे ग्राहक निपट जाएंगे, ठंडी सही लेकिन 100 ग्राम जलेबी दही डाल के तो दे ही देंगे। सारे उसी के लिए कर रहे हैं, फिर क्या माथापच्ची करें। सर आज का जो पत्रकार है वो डरा हुआ है या फिर सुविधाओं की वजह से चुप है? नहीं 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 नहीं, मैं चुप ही नहीं है, कोई कोई चुप नहीं है। जितने लोग अब बोल रहे हैं उतने तो देश में कभी नहीं बोले। अब बोलने लगे अब हैं। करोड़ों कंठ बोल रहे हैं, करोड़ों कंठ बोल रहे हैं भाई। अब पत्रकार का क्या मतलब है कि भाई कि जो आईआईएमसी से पास आउट है उसी को वो पत्रकार मानेंगे, नहीं ना। अब तो करोड़ों लोग देश में बोल रहे हैं, व्यवस्था पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं, जी। इतने तीखे ढंग से प्रश्न खड़े कर रहे हैं कि जिन पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं उनको पसीना आ रहा है सर्दी में। भाई अब सोच लीजिए ना, एक मध्य प्रदेश में एक आईएएस अधिकारी ने मर्यादा विहीन बातें बोली अपने मातहत से, 30 सेकंड में वो पूरे विश्व में कुख्यात हो गया जी। और 3 घंटे में निपट गया। ये ताकत है, ये ताकत है। तो सर एक इसलिए हाँ। इसलिए मैं इस बात से सहमत नहीं कि डर रहे नहीं, वो कौन डर रहे हैं, कुछ सुविधाभोगी लोग डर सकते हैं। वो पूरे भारत के सूचना तंत्र को तो प्रभावित, मैं मेरा कहने का मतलब कोई सरकार भारत में सूचना के प्रवाह को नियंत्रित नहीं कर सकती। अब ये जान लीजिए, कोई सरकार, वो प्रवाह रहेगा।
जी सर, ये बताइए कि सोशल मीडिया ने जो है पत्रकारिता को कमज़ोर बनाया है या फिर ताकतवर बना दिया है? ने ताकतवर बनाया। और सोशल मीडिया ने सबसे अच्छा काम जो किया, मतलब उसमें थोड़ी व्यवस्थाएं बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि कुंभ का मेला जब होता है, सोशल मीडिया कुंभ का मेला है, तो कुंभ के मेले में भी आपको कहीं बैरिकेटिंग तो करनी पड़ती है ना। जी। सारे लोग संगम नोज में तो नहीं 65 करोड़ लोग नहा सकते। वो तो 500 मीटर का ही एरिया है, संगम नोज जिसको बोलते हैं, वो केवल 500, लगभग 500 मीटर का एरिया है। तो वहां तो 65 करोड़ नहीं जा सकते, एक एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा उनको। वैसे ही सोशल मीडिया, मेरा मानना ये है कि सोशल मीडिया के लिए कुछ बैरिकेटिंग्स, कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया है बहुत जरूरी। उसने अच्छे अच्छों का घमंड तोड़ दिया और प्रतिभाओं को मंच दिया। पहले सेटिंग गेटिंग से मंच मिलते थे ना। कोई बच्चा अच्छा गाता है तो 30 सेकंड में स्टार बन रहा है। जी, कितने? 30 सेकंड में बिल्कुल। ओनली 30 सेकंड। नहीं सर, ये तो देखा जा रहा है ये इसकी देन है। और 30 सेकंड में रिजेक्ट भी हो रहा आदमी, ये भी जान लीजिए। अच्छे अच्छों का मान मर्दन कर दिया। और सबसे बड़ा काम ये किया कि इस देश में 100, 200, 500, 1000, 200, 10,000 पत्रकार होंगे, 20,000, 50,000, छोटे बड़े मिला के 5 लाख, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे, 10 लाख। जी। तो वो 10 लाख ही चौधरी थे कि हम हुँ, पत्रकार हैं। जी। सोशल मीडिया ने कहा ना जी, आप तो 10 लाख हो, इधर तो 25 करोड़ खड़े हैं। तो वो जो दंभ था, एक हुँ, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो था, हुँ, कि हमने प्रेस लिखा लिया, गाड़ी में थोड़ा टेढ़े टेढ़े चल रहे हैं कि हम प्रेस से हैं। हुँ। हैं? जी, दरोगा भी नमस्ते कर रहा है। वो जमाना खत्म हो गया। सर। अब तो भाई जिसने प्रेस नहीं लिखाया हाँ, वो ज्यादा पत्रकारिता कर रहा है। और प्रेस, जिनके पास प्रेस लिखा हुआ है, जो कार्ड है जिनके पास, उन पर मैनेज होने के भी आरोप लग जाते हैं। हुँ, ये तो जनता जनार्दन है, इस पर क्या आरोप लगेगा? आप सोच लीजिए। कोई दुर्घटना हो जाए, शासन, सत्ता, व्यवस्था, कोई कोई आंकड़ा दे, कोई आंकड़ा दे, झूठा सच्चा, मैं उस बहस में नहीं पड़ रहा, लेकिन उस आंकड़े को किनारे करते हुए 1 घंटे के भीतर 1000 वीडियो आ जाएंगे जो सच्चाई को दिखा रहे हो। दिल क्या कोई कैसे छुपा लेगा? जी। अभी जहां हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ मान लीजिए कि एक दुर्घटना हो जाए, हम्म, जिसमें यहाँ का, नोएडा का प्रशासन चाहे कि भाई उसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर दे हुँ, खबर को, हुँ, और उसमें 10 लोग मरे और वो कह दें कि अभी 5 ही 5 मरे ही लोग हैं। मरे क्या? हैं। जी। 5 मिनट के अंदर कई 100 वीडियो चिल्ला चिल्ला करे होंगे कि 10 लाशें मैं गिन के आया हूं। क्या? कर लो बात। हुँ, क्या करेंगे? ये ताकत बड़ी है, नई है और बड़ी है। बस इसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि इसने सेक्टोरियल जो मिजाज था ना, उसको तोड़ दिया कि नहीं नहीं भाई साहब, बस इधर जो कुछ लोग खड़े हैं यही लोग देश में मीडिया है। नहीं, जो सूचना दे सकता है वो मीडिया में शामिल है, जिसके पास सूचना है वो मीडिया है। तो फिर सर डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इनको? नहीं, मैं मानता हूं कि ये कोई प्रशासनिक सेवा नहीं कि जिसमें डिग्री की हो, इसमें सेंस की जरूरत होनी चाहिए। डिग्री है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी नहीं। बहुत सारे लोग गांव में आंचलिक पत्रकारिता अच्छी कर रहे हैं, उनके पास डिग्री नहीं है। और डिग्री तो अभी शुरू हुई, इससे पहले जो भारत में इतने बड़े बड़े लोग पत्रकार हो गए, हम लोग के पुरानी पीढ़ी के लोग। तो डिग्री है तो अच्छी बात है, मैं डिग्री के विरोध में नहीं, लेकिन आपको भारत के समाज की, राजनीति की, संस्कृति की, अर्थव्यवस्था की अगर समझ है तो डिग्री की वो कोई ऐसा अपरिहार्यता नहीं कि डिग्री हो। जी। सर ये बताइए, जब सोशल मीडिया आया तो टीवी को कितना नुकसान पहुँचा? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि टीवी ने अखबार को नेपथ्य में किया, पीछे किया, और टीवी को डिजिटल ने पीछे कर दिया। अब टीवी भी मोबाइल में देखा जा रहा है, बिल्कुल। समझ लीजिए। इसी एक शब्द में सारी बात आ गई। अब टीवी दीवार पर नहीं देखा जा रहा, मोबाइल में देखा जा रहा है। जी। ये पॉडकास्ट है, आप किसी को बताएंगी कि हमने पॉडकास्ट किया है? हुँ, हुँ,
अमिताभ अग्निहोत्री के साथ, तो वो कहेगा कि ठीक है आप लिंक भेजो। क्या? सब कुछ सिमट के आ गया, लिंक भेजो। लिंक पे। आप किसी मंत्री का इंटरव्यू करिए, वो ये नहीं पूछेगा कि वो कब चलेगा, कहाँ चलेगा, किस नंबर पे आएगा। नो नो नो, वो सिर्फ ये कहेगा कि हमको लिंक भिजवा दीजिएगा। इससे पता लगता है कि जैसे पहले वैसा वाला फोन था, काले चोंगे वाला बड़ा। फिर उसके बाद आया वो अपना कॉर्डलेस फोन। कॉर्डलेस फोन एक घर के भीतर काम ठीक करता था, लेकिन घर के बाहर नहीं करता था। लेकिन फिर भी वो तार वाले से उसने थोड़ी मुक्ति तो दी कि किसी भी कमरे में आप फोन ले सकते हैं। और उसके बाद मोबाइल आ गया। फिर मोबाइल में भी ऑडियो वीडियो दोनों सुविधाएं एक साथ आ गई। वैसे ही विकास हुआ इसका, मीडिया का भी। अखबार के बाद टीवी, और टीवी के बाद डिजिटल ने सबके तेज अंश को थोड़ा थोड़ा निस्तेज किया है, अखबार को भी। और अब हिंदुस्तान टाइम्स हो या टाइम्स ऑफ इंडिया हो या भास्कर हो, जागरण हो, अमर उजाला हो, जो देश के बड़े अखबार हैं, इनकी खबरें भी इनकी हार्ड कॉपी में थोड़ी ना पढ़ी जा रही, वो तो बहुत लिमिटेड है। लोग मोबाइल पर पढ़ी जा रहे हैं। ये भी अपना मुनाफा उसी से कमा रहे हैं। कॉपी बेच के थोड़ी ना हो रहा ना, कॉपी में तो नुकसान हो रहा है। 35 रुपए की कॉपी पड़ रही, 7 रुपए में आपको मिल रही। क्या सही बात है? तो 28 रुपए तो नुकसान हो ही रहा है कंपनी का, टाइम्स ऑफ इंडिया का। वो कह रहे कम से कम छापो, सेरेमोनियल कारणों से छापते रहो, क्योंकि बंद तो नहीं कर सकते भाई, इतना बड़ा वो है, पुरानी जमींदारी है उनके पास एक तरह की। लेकिन अब उन्होंने भी अपने यहाँ सारा फोकस डिजिटल पर कर दिया। डिजिटल पे, हाँ। और अखबार तो वो कहते हैं एक वित्ता पे छपता है, तो उसमें 500, 700, 800, 1000 खबरें, कुछ विज्ञापन, यही ना। वो कह रहे हैं कि हम डिजिटल पर 24 घंटे 1 लाख खबरें घुमा देते हैं, छोटी बड़ी मिला के। दैनिक भास्कर का ऐप है, वो ऐप आप ही समझ लीजिए कि पूरे देश भर की खबरों को, और वो मतलब मोहल्ले से लेके और राष्ट्रपति भवन तक रेंज है उसकी, गली से लेके और ग्लोबल तक, गली से ग्लोबल तक। तो वो एक दिन में वो ऐप मेरे ख्याल सारे स्टेट और सारे देश और सब मिला के कई लाख खबरें ट्रांसमिट कर रहा है। कोई अखबार तो नहीं कर सकता, कोई टीवी भी नहीं कर सकता, और सबसे पहले कर रहा है। मैंने कोई मुझे बता रहा था कि उत्तर प्रदेश में 800 से ज्यादा संवाददाता है उसके, 800 से ज्यादा। 800 से ज्यादा? जी, कोई नहीं रख सकता ना। और उसके बाद फिर संवाददाता के नीचे और लोग और लेयर्स, तो वो जोड़ लेंगे तो पता लगेगा 2,500-3,000 4,000 आदमी उत्तर प्रदेश में आपने उतार दिया। उतना ग्राउंड जीरो तक कोई नहीं जा सकता दूसरा, जितना ग्राउंड जीरो तक डिजिटल जा रहा है जी। और उतना जल्दी वीडियो भी कोई नहीं दे सकता, पॉसिबल ही नहीं है भाई। जिला मुख्यालय पर आपने मान लीजिए एक ऑफिस भी खोल दिया और एक कैमरामैन भी रख दिया, घटना घटी 30-20 किलोमीटर दूर, तो जाएगा मोटरसाइकिल से, रिपोर्टर कैमरामैन को बुलाएगा, फिर जाएगा आएगा, तो 2 घंटे लगेंगे ना उसको पहला विजुअल देने में। वहां तो वहीं का लोकल आदमी उस नेट से जुड़ा हुआ है, उस सूत्र से जुड़ा हुआ है, उसने घटना घटी और उसने 10 मिनट के भीतर खबर दे दी, विजुअल के साथ खबर दे दी। तो कंपटीशन ही नहीं हो पा रहा किसी का, कौन। इसलिए मुझे लग रहा है ये अच्छा है। और इस प्रयोग ने, इस मामले में ये प्रयोग लोकतांत्रिक है कि इसने पत्रकारिता की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया है जी। अब केवल कुछ हाथों में शक्ति नहीं, असंख्य हाथों में शक्ति चलेगी। सर, आज का जो युवा है वो पत्रकारिता की तरफ बढ़ना चाह रहा है, तो क्या आप सलाह देंगे उनको आगे की तरफ आने के लिए? हाँ, बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन देखिए एक बात जान लीजिए कि
पत्रकारिता और प्लॉट लेके बिल्डर, बिल्डिंग बनाना और बिल्डर बनना, इस ये दोनों चीजें एक जैसी नहीं है। अगर आप उस मानसिकता से आ रहे हैं तो मत आइए। ये कंपैरेटिवली संघर्ष का मार्ग है, ठीक है। इसमें जब तक आपका जुनून नहीं हो, पैशन नहीं हो आपके अंदर, तब तक पत्रकारिता में मत आइए। अगर पैशन है तो आइए, क्योंकि ये बहुत डेडिकेशन मांगता है ये पेशा, और धैर्य भी मांगता है। धैर्य भी चाहिए इसमें। धैर्य भी चाहिए, मतलब उस पेशे के प्रति आप में समर्पण होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, और धैर्य भी होना चाहिए। सहज पके सो मीठा होए। सर ये बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी जो है मजबूत नेतृत्व की छवि के लिए जाने जाते हैं, लेकिन क्या ये ज़मीनी स्तर से सच्चाई है या फिर मीडिया ने इसे गढ़ा है? ये देखिए, मैं तो एक बात कहता हूँ कि मीडिया के गढ़ने से कुछ नहीं होता। जनता कई स्रोतों से सूचनाएं लेती है। वो गांव में चौपाल पर भी तो बैठती है, पूछती है चार लोगों से, भैया क्या चल रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं। फिर उसमें काउंटर होता है, कचहरी में, तहसील में, गांव में, खेत में, हाट में। किसी के कहने से नहीं गढ़ता कोई। अ, अगर नरेंद्र मोदी को 3 बार, ऐसा तो नहीं कोई जबरिया प्रधानमंत्री बन जाएगा कि बंदूक लेके आए, बोले हटो आज हम बैठेंगे, ऐसा तो संभव नहीं। भारत में तो संभव नहीं, और बाकी देशों में होता होगा, यहाँ तो लोकतंत्र है और प्रामाणिक लोकतंत्र है। अगर 3 बार भारत की जनता ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देश की सत्ता सौंपी है, तो इसको गढ़ा हुआ कैसे मान सकते हैं? मोदी को देश के आम लोगों ने ही गढ़ा है। किसी पत्रकार, कथाकार, चित्रकार के गढ़ने से कोई नहीं गढ़ा जा रहा। आप जान लीजिए, बहुत सारी किताबें राहुल जी पर भी लिखी गई, जननायक राहुल गांधी, लोक नायक राहुल गांधी। गढ़ने की कोशिश हुई, क्या गढ़ा गया? नहीं ना। हर मुख्यमंत्री को के ऊपर 10-20 किताबें आती हैं ना। जी। तो क्या उससे गढ़ता नहीं? नहीं ना। केवल नेता की छवि केवल और केवल जनता ही बना बिगाड़ सकती, बाकी कोई अखबार, टीवी, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। यानी वो 10% के भीतर का खेल है। 90% जनता की शक्ति ही तय करेगी कौन सा नेता मजबूत है, कौन सा नेता कमजोर है। और मैं तो मानता हूं लोकतंत्र में केवल एक ही पैमाना है, जनादेश। वही हम, हमारे जैसे लोग तो कहते जनता जनार्दन, यानी जनता ही जनार्दन है। जनार्दन मतलब विष्णु। विष्णु जी। तो हमारे लिए तो जनता ही भगवान विष्णु है। भगवान का वक्तव्य है, जनता का वक्तव्य भगवान का वक्तव्य। जनता का आदेश जनादेश, भगवान का जना आदेश। तो उससे बड़ा और क्या हो सकता है? हम क्या कह रहे हैं इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता जी। जनादेश क्या कह रहा है इससे इससे बड़ा फर्क फर्क पड़ता है। पड़ता है। और जनादेश बता रहा है कि नरेंद्र मोदी अपने समकालीन राजनेताओं में काफी बड़े और ऊंचे कद के राजनेता हैं। जी सर। जी। सर ये बताइए, 2014 के बाद जो चुनाव हुआ उसके बाद मीडिया का बहुत ही भारी समर्थन या बहुत बड़ा हिस्सा जो है सरकार के पक्ष में देखा गया है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मेरी इसमें राय बिल्कुल अलग है कि कोई सरकार ऐसी नहीं रही 1952 से चुनाव हुआ पहला, तब से लेकर आज तक, न केंद्र में न राज्यों में, जिसमें मीडिया का समर्थन उस सरकार के साथ न एक बड़े सेक्शन का ना रहा हो। और सबके पास विज्ञापन रहता है सरकारों के पास देने के लिए मीडिया को, फिर भी सरकारें चुनाव हारी। कैसे हार गई? अगर मीडिया के समर्थन से ही सरकार बन रही होती तो जो एक बार सरकार में आ जाता वो तो कभी हारते नहीं। ऐसा नहीं होता। राज्यों में सरकारें बदली, केंद्र में सरकारें बदली, तब भी तो विज्ञापन दे रही थी, लेकिन जनता ने हरा दिया। 2017 में चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे। मीडिया को बहुत विज्ञापन दिया उन्होंने आखिरी साल में, लेकिन जब चुनाव हुआ तो उनकी सीटें आई 47। कितनी? 403 में से 47 ओनली। इसलिए जनता क्या कर रही है, मुझे याद है एक देश की बड़ी पुरानी पत्रिका ने अपने सारे लोगों को ले जाके अखिलेश जी को अपने पत्रिका का अंक भेंट किया था, जिसमें उनको बताया था कि भाई ये तूफानी ढंग से सरकार वापस आ रही है। क्या वो विज्ञापन का कारण था?
लेकिन जनता पत्रिका में जो लिखा उससे प्रभावित नहीं हुई और सीट आई 47। अटल जी की सरकार गई ना, उस वक्त भी ऐसा तो था नहीं कि मीडिया अटल जी के खिलाफ था, नहीं, मीडिया साथ था। अटल जी की अपनी व्यक्तित्व भी था, अपना व्यक्तित्व भी था, विज्ञापन भी सब सरकारें देती हैं, फिर भी सरकार गई ना। जी। मनमोहन सिंह की सरकार आई ना, फिर मनमोहन सिंह की भी गई। जी। इसलिए ये कहना मेरी दृष्टि से ठीक नहीं कि मीडिया इमेज बना दे, उससे सरकार में नहीं, वो ननकू ही तय करेगा कि किसको सरकार में रखना है और किसको हटाना है। जी। सर, मोदी जी पे ये आरोप है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। ऐसा लोग कहते हैं कि वो तो डरते हैं सवालों से, या फिर मीडिया पर उन पर विश्वास ही नहीं है। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। और दुनिया के तमाम बड़े अखबारों को, बड़े नेटवर्क्स को नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यूज दिए हैं। अ, एक उनका 3 साढ़े 3 घंटे का पॉडकास्ट आया था, एक बड़ा पॉडकास्ट था जिसमें तमाम सवाल था। मैं मानता हूं कि हर व्यक्ति के काम करने की अपनी शैली है। नरेंद्र मोदी हो या कोई हो, जनता के इम्तिहान में बैठ रहा है ना 5 साल के भीतर। ऐसा तो नहीं कि बिना इम्तिहान स्किप करके कोई प्रधानमंत्री बना रहेगा, नहीं ना। हर 5 साल में आपको अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के पास ले जाना है, जनता ही उस पर मार्किंग करके मोहर लगा रही है। जी। बात खत्म हो गई। अगर जनता, देश की जनता को उन पर भरोसा है तो ठीक बात है, फिर देश की जनता से बड़ा तो कोई नहीं ना, जनता से ऊपर भी कोई नहीं। इसलिए मैं मानता हूं कि हर नेता के काम करने की अपनी एक शैली है, हम उस पर दूसरों की शैली नहीं थोप सकते। और लोगों के साथ इंटरेक्शन में नरेंद्र मोदी रहते हैं, जितना वो देश भर में घूमते हैं और जितना उनका एक एक्टिव एक्सपोजर है टुवर्ड्स पीपल, उतना प्रधानमंत्री के रूप में बहुत कम राजनेताओं का रहा। मैंने तो इतने वर्षों में बहुत सारे प्रधानमंत्रियों को नजदीक से देखा, जितना पब्लिक प्रो पीपल इंटरेक्शन मोदी का है उतना नहीं रहा लोगों का। सर, प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो बहुत ही ताकतवर नेता हैं। आपको क्या लगता है कब तक वो इसी तरीके से ताकतवर नेता बने रहेंगे? तो ये तो भविष्यवाणी जैसी बात हो जाएगी। मुझे लगता है कि जब तक जनता चाहेगी और जनता का भरोसा उनको हासिल रहेगा, तब तक वो ताकतवर राजनेता रहेंगे। और सब कुछ टिका है कि इस देश के 150 करोड़ लोग चाहे सोचते हैं, इसके अलावा कुछ भी चीज बहुत महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण केवल पीपल्स विल है, लोगों की इच्छा है। अगर लोगों के मन में नरेंद्र मोदी रहेंगे तो महत्वपूर्ण रहेंगे, मन से उतर जाएंगे तो इतिहास में बहुत सारे लोग आए गए, अनंत काल तक तो कोई नहीं रहता, स्वाभाविक है जी। हाँ? लेकिन आप कैसे जाते हैं ये थोड़ा देखने की बात होती है। हाँ? आप खुद विश्राम करते हैं या जनता विश्राम देती है, उन दोनों में अंतर है। सर, योगी मॉडल की बड़ी चर्चा होती है। ये योगी मॉडल है क्या चीज़ आपकी नज़र में? देखिए, मुझे लगता है कि इस पर बहुत कुछ कहा सुना गया है। मेरी दृष्टि में केवल इतनी सी बात है कि उत्तर प्रदेश में जिस ढंग की सरकारें रहीं योगी की सरकार से पहले, उन सरकारों में जनता के भीतर एक आक्रोश पैदा हुआ उन सरकारों को लेकर, और उसी का परिणाम हुआ कि योगी आदित्यनाथ का शासन शुरू हुआ। और 38 साल बाद वो काम हुआ जो 38 साल तक नहीं हुआ कि कोई चीफ मिनिस्टर अपनी सरकार को दोबारा बहुमत में लगातार निरंतरता में ले आए, जैसे 22 के चुनाव में योगी लाए। मेरी दृष्टि में बिना किसी वैचारिक भटकाव के, पूरी स्पष्टता के साथ, पूरे शक्ति और सामर्थ्य के साथ फैसला लेना और उसे जमीन पर लागू कराना, ये जो सबसे बड़ी यूएसपी है योगी आदित्यनाथ की, यही जनता को पसंद आती है। और इसी का को नाम लोगों ने योगी मॉडल दे दिया। योगी मॉडल कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, मतलब किसी चीज पर आप उनकी शिथिल अप्रोच नहीं देखेंगे, बिल्कुल फोकस्ड अप्रोच होनी चाहिए, और निर्णय लिया जाए तो वो जमीन पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ उतरे, ये योगी सुनिश्चित करते हैं। और
उत्तर प्रदेश में जो संगठित अपराध की जो एक बहुत विभत्स किस्म की का इतिहास था, अतीक मुख्तार तमाम किस्म की समस्याएं थी। लॉ एंड ऑर्डर के लिए उत्तर प्रदेश में बहुत सारी चुनौतियां थी। योगी ने उस सब चुनौतियों को एक साथ ध्वस्तीभूत किया। वो भी एक बड़ा कारण है जिससे योगी जी को पॉपुलैरिटी मिली। लोगों ने कहा कि जिनको कोई ठीक नहीं कर पाया उनको बाबा ने ठीक कर दिया। इसलिए लोगों ने कहा कि भाई बाबा में करंट है, बाबा में ताकत है। आप किसी से बात करिए, रिक्शे वाले से, चाय वाले से, सामान्य व्यक्ति से जो न पत्रकार हो, न नेता हो, न कथाकार हो, पूछिए, वो कहेगा भैया अब तो बाबा आएंगे तभी मजा आएगा। क्या जी लोग दिल्ली के लिए सोच रहे हैं। जी सामान्य आप ओला करिए, ओला के ड्राइवर से पूछिए कि भाई क्या चल रहा है, वो कहेगा भाई साहब ठीक चल रहा है, लेकिन अब तो महाराज जी जब आएंगे तब मजा असली आएगा। क्या जी यही होता है कि आपका नाम अखबार वाले ले रहे हैं, नहीं ले रहे, टीवी वाले ले रहे, नहीं ले रहे, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। जान लीजिए, आपके ऊपर कोई पॉडकास्ट कर रहा है, ब्रॉडकास्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, इससे भी फर्क नहीं। फर्क तब पड़ता है कि जो चाय बेच रहा है ठेल पे, क्या वो कहे कि भाई साहब एक बात बोलूं, हाँ भाई बोलो। मजा तो तभी आएगा जब योगी जी दिल्ली आएंगे। क्या ये सोचिए वो क्या मजा ढूंढ रहा है, कैसा भारत चाहता है। उसके पास भी विजन है, और जितना वोट मेरे पास है उतने वोट उसके पास है। भारत में राष्ट्रपति के पास भी एक ही वोट है, और सड़क पर चाय बेचने वाले के पास भी एक ही वोट है। यही भारत की ताकत है। तो मुझे लगता है कि योगी मॉडल लोगों को भाया, और उनको लगा कि भाई यही व्यक्ति है जो एनार्की से, लॉलेसनेस से और तुष्टीकरण की राजनीति से हमको मुक्ति दिला सकता है। कि सड़क पर पता लगा कि कत्लो गारत हो रही है, दंगा हो रहा है, उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू लग रहा है हर तीसरे दिन अलग आधे से ज्यादा हिस्सों में, उन सब से मुक्ति योगी ने दिला दी, और वो भी पूरी सख्ती के साथ। तो वो सख्ती जनता को अच्छी लगती है, मुझे लगता है। सर, बाबा का बुलडोजर क्या है जो सख्ती दिखा रहे अपराधियों के ऊपर, उस पर आपकी क्या राय है? नहीं नहीं, मैं तो देखिए इस एक प्रश्न एक बार आया था मेरे शो में, तो मैंने कहा था कि लोगों ने कहा बुलडोजर को लेके अलग ढंग से टिप्पणियां की। मैंने उनसे कहा कि कोई भी बुलडोजर की कार्रवाई ऐसी नहीं जो अदालत नहीं जाती। अदालत जाती है, अदालत के आदेशों के बाद ही बुलडोजर की कार्रवाई होती है। एक दूसरा, अगर कहीं मान लीजिए प्रशासन ने अपने स्तर पर बुलडोजर की कार्रवाई कर दी, तो भी एग्रीव्ड पार्टी यानी पीड़ित पक्ष अदालत जाता है उसके खिलाफ। मैं कहता हूं कि योगी जी की सरकार ने जितने बुलडोजर के एक्शंस लिए वो सब कोर्ट में गए। कोर्ट ने कितनों को गलत ठहराया? नहीं ठहराया ना। यानी योगी सरकार के बुलडोजर के एक्शंस पर कोर्ट ने मोहर लगाई। अगर उनके शासनकाल में मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पर मान लीजिए 500 जगह बुलडोजर चला हो, और उसमें 480 जगह कोर्ट ने मंजूरी उसको सही माना हो, तो क्या कहेंगे आप? 20 जगह मान भी लेते कि कुछ तकनीकी कारण रहे हों जिसमें कोर्ट ने कहा भाई नोटिस नहीं दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन 480 तो क्लियर हुए। इसलिए जनता से पूछिए तो वो कहता है कि जनता कहती कि हाँ भाई साहब, ये लोग इतने प्रभावशाली थे अपराधी कि किसी दूसरे ढंग से सुधर नहीं सकते थे, इनके ऊपर दो बुलडोजर ही। अच्छा, केवल योगी जी ने इसको इनिशिएट किया, तो भारत भर के मुख्यमंत्री अपने यहाँ राज्य में इसी को कर रहे हैं जी। अन्यथा तो ताकतवर लोगों के खिलाफ कभी कार्रवाई हुई नहीं भारत में। वो अदालतें और प्रशासन को मैनेज कर लेते थे। योगी ने इस मिथक को तोड़ा कि ताकतवर लोग, ताकतवर बड़े अपराधियों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उन्होंने उनको घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया। और खासतौर पर इसे नारी सुरक्षा का विषय है, बड़ा संवेदनशील विषय है। तो जब वो ये कहते हैं कि भाई बेटी को छेड़ोगे तो अगले चौराहे पर यमराज मिलेंगे, तो वो करके भी दिखाते हैं। आपने किसी बच्ची के साथ दुर्व्यवहार किया और पता लगा 6 घंटे के भीतर राम नाम सत्य हो गया। दिख रहा है ना लोगों को। पहले तो कमजोर आदमी रिपोर्ट ही नहीं लिखा पाता था अपनी बेटी के खिलाफ जो अपराध हो रहा उसका। ताकतवर आदमी इतना मजबूत होता था कि वो रिपोर्ट नहीं लिखने देता था।
कवाल का दंगा, मुजफ्फरनगर का दंगा इसी कारण से हुआ था। तो इस सब चीज़ों को योगी जी ने बहुत दृढ़ता के साथ और संकल्प के साथ उतारा है ज़मीन पर। मुझे लग रहा है उनकी लोकप्रियता में ये चीज़ बहुत हद तक वो है, मुख्य कारण है। जी। सर ये बताइए कि मोदी और योगी जी की जी। सत्ता में या उनकी सरकार में जो है अगर कोई किसी चीज़ से असहमत होता है तो उसे देशद्रोही कहा जाता है। क्या नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं। कौन देशद्रोही जो लोग कौन कह रहा देशद्रोही? भाई भारत थोड़ी ना कह रहा देशद्रोही। 150 लोग कुछ भी कह सकते हैं। वो हुँ। देश का स्वर नहीं हो सकता। कौन किसको देशद्रोही कह सकता है? देश सबका है। अब आपकी किसी से व्यक्तिगत लड़ाई है, वो आपको लांछित करे, आप उसको सोशल मीडिया पे लांछित करो, तो उसका बिल दूसरे पर क्यों फटे? क्या? जी, बिल्कुल भाई सर। मान लीजिए व्यक्तिगत तौर पर हमसे कोई नाराज़ है, तो वो हमारे बारे में कुछ भी लिख सकता है। जी, जी सर। आपसे नाराज़ होगा तो आपके बारे में लिख देगा। अब ये इतनी आज़ादी तो लोकतंत्र में रहेगी ही सबको। लेकिन मैं इस शब्दावली में नहीं पढ़ता देशद्रोही। हाँ, जो देशद्रोही हैं, उनका इलाज योगी बाबा कर ही रहे हैं। हाँ, जो अलफला यूनिवर्सिटी टाइप का काम कर रहे हैं, तो उनका तो फिर इलाज होना चाहिए ना। जी, जो देशद्रोही हैं, उनका इलाज तो हो ही रहा है। जी। हाँ? सर 2027 में यूपी चुनाव होने वाले हैं। क्या अखिलेश यादव का पीडीए वाला जो दाँव है योगी जी पर भारी पड़ने वाला है? नहीं, अभी के क्या 27 में होगा ये कहना तो मुश्किल है और कहना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो जनता के ही ऊपर छोड़ा जाना चाहिए फैसला। लेकिन मुझे लगता है कि पीडीए की कोई नारा नया है, लेकिन वो ज़मीन पर कोई नई चीज़ तो नहीं है। जातियों की गोलबंदी पहले भी होती रही है और मेरा जहाँ तक राजनीतिक अनुभव कहता है, पत्रकारी अनुभव कहता है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को बढ़त है सपा के ऊपर उत्तर प्रदेश में 27 के चुनाव को लेकर। सर यूपी चुनाव में मायावती जी की कैसी संभावना आपको लग रही है? मायावती जी के ऊपर मैं एक ही बात कहूँगा कि अगर मायावती जी खुद सक्रिय होंगी हुँ। तो बसपा में जुम्बिश आएगी, कंपन होगा बसपा के शरीर में। बसपा जागृत होगी। अगर वो खुद सक्रिय नहीं होंगी, तो उनके सिपह सालारों के सक्रिय होने से बसपा सक्रिय नहीं होगी। अब ये मायावती जी को तय करना है कि वो सहारनपुर से सोनभद्र तक और गाजीपुर से गाजियाबाद तक निकलती हैं या नहीं। निकलेंगी तो बसपा खड़ी होगी, नहीं निकलेंगी तो बसपा और घटेगी, ये जान लीजिए। सर बंगाल चुनाव होने वाला है, बंगाल में चुनाव और एक घटना घटी है कि ईडी ईडी के सम ईडी में वो ममता बनर्जी जो है हाथ में फाइल लेकर वहाँ से लेके निकल जाती हैं। इस घटना पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था और किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री और वो भी ममता जी तो बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हैं, बड़ी राजनेता हैं, लंबे समय तक केंद्र में मंत्री रहीं, लंबे समय तक राज्य में मुख्यमंत्री रहीं और ऐसा काम कि वो फाइल लेने के लिए आप भागो, फिर भाग के फाइल ले आओ, फिर उसको ऐसे चिपटा के रखो, फोटो दिखाओ, फोटो खिंचाओ। इस सब से थोड़ा मर्यादा का उल्लंघन होता है। एजेंसी को अपने काम करने दीजिए, बाकी अदालतें हैं ना। आपको शिकायत है ईडी से तो अदालतें तो है ना, जी। अदालतें तो बंद नहीं होगी। लेकिन वहां अगर आप सोचिए अगर ऐसा सब मुख्यमंत्री करने लगे तो क्या होगा? कल को फिर कोई मुख्यमंत्री कोर्ट घुस जाएगा, हाई कोर्ट, और जज के सामने से फाइल लेके भाग जाएगा, कहेगा नहीं देंगे। हुँ। तो क्या होगा? केंद्र का कोई मंत्री सुप्रीम कोर्ट में घुस जाए और फाइल लेके भाग जाए तो क्या होगा? ये सब नहीं होना चाहिए। हुँ। एक व्यवस्था है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। हुँ। उनके अधिकारों में अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। आप विधायिका हैं, हुँ। कार्यपालिका अपना काम कर रही है और सहमत नहीं है तो गो टू द कोर्ट। लेकिन ममता जी को नहीं करना चाहिए था मेरी राय में ऐसा। जी। सर यूपी चुनाव होने वाला है तो कांग्रेस की जीत की क्या संभावना आपको लगती है? नहीं, नहीं, कांग्रेस की जीत की तो कोई स्थिति ही नहीं है और मतलब जीतने के लिए कांग्रेस मेरे ख्याल से अभी उसको बहुत माइल्स टू गो, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस का वही है, मुझे देखना ये है कि समाजवादी पार्टी के साथ रह के जो कुछ विशेष परिस्थितियों में उसको 2024 के लोकसभा चुनाव में जो परिणाम मिल गया था, क्या वो विधानसभा के चुनाव में वैसा परिणाम पा पाएगी या नहीं? अभी तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई चेहरा ही नहीं है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी नहीं गए वहाँ ज़्यादा। प्रियंका जी जाती तो कुछ बात बनती, वो भी नहीं गईं। तो मुझे लग रहा है कांग्रेस तो अभी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, तो जीत तो बात की चीज़ है। पहले ये है कि अस्पताल से तो बाहर आए बच्चा, फिर पहलवान बनेगा कि नहीं बनेगा ये बाद में देखेंगे, अभी तो अस्पताल में ही है।
आईसीयू से निकले फिर जनरल वार्ड में आएगा, फिर जनरल वार्ड से फिजियोथेरेपी कराएगा, तब घर आएगा। तो मुझे लग रहा है कांग्रेस तो अभी वहाँ उत्तर प्रदेश में आईसीयू में है। सर, कांग्रेस को लेकर एक और बात चल रही है कि राहुल गांधी हमेशा से हारते ही आ रहे हैं, तो उस जगह पे वो प्रियंका गांधी को जो है नए चेहरे के रूप में लाना चाहते हैं। तो ये क्या संभव हो सकता है? इसकी क्या संभावना भी है? नहीं देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस के भीतर प्रियंका गांधी लाओ इसकी एक मांग चलती है, लेकिन वो मांग बार बार सप्रेस कर दी जाती, दबा दी जाती है। प्रियंका गांधी ने कई बार ऐसे मैंने चीज़ें देखी और सुनी और होते भी देखी कि प्रियंका जी एक्टिव हो गई हैं या एक्टिव हो जाएंगी, लेकिन अचानक से कोई ऐसी चीज़ आती है जो उनको कहती है फिर वापस जाओ। वापस बैठा। और उत्तर प्रदेश के लिए प्रियंका गांधी कोई नया भी वो नहीं है चमत्कार। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा जब उन्होंने दिया था, और तब उत्तर प्रदेश के चुनाव में वो प्रभारी थी, सब कुछ फैसले उन्होंने किए थे, उत्तर प्रदेश में वो रही भी थी, तब भी कांग्रेस की लुटे डूब गई थी। तो ऐसा नहीं कि प्रियंका जी बंद मुट्ठी हैं, ना ना, प्रियंका जी भी आजमाई जा चुकी हैं। ऐसा नहीं कि केवल भैया आजमाए गए, नहीं, बहन भी आजमा लेंगी। हाँ, ऐसा ना, उत्तर प्रदेश में वो भी तराजू पे तुल गई। सर, एक सवाल जो है मेरे दिल से जुड़ा हुआ, मेरे ज़िले से जुड़ा, बलिया बलिया के बारे में। जो सपूत थे चंद्रशेखर जी, उनसे आपकी मुलाकात हुई होगी। कैसे नेता थे वो? अद्भुत नेता थे चंद्रशेखर जी, और मैं उनके जिस व्यक्तित्व के जिस पहलू से सर्वाधिक प्रभावित हुआ, वो ये था कि उनको खरी बात कहनी है। वो ये नहीं देखते थे कि मैं ये बात कह दूंगा तो मेरे साथ जो लोग हैं वो हट जाएंगे मुझसे, या मैं अकेला हो जाऊंगा, नहीं। एक दूसरी बात मैं देखता था, इस देश के कुछ बहुत मतलब बहुत सीमित ऐसे बड़े नेता हुए, 2 ही 4 कुल मिला के, देश जितना इतिहास मेरे ज़हन में है देश का, राजनीति का, जो चंद्रशेखर जी की तरह आडंबर विहीन लोग थे, जिसे वो 2 चेहरे 3 चेहरे नहीं रखते थे ना, नो। उन मतलब अगर बिहार के कोल माफिया से उनका संबंध है, तो उससे बंद कमरे में नहीं मिलते थे। 3 मूर्ति लेन नहीं, अपना साउथ एवेन्यू की 3 नंबर कोठी साउथ एवेन्यू लेन की, जहाँ चंद्रशेखर जी रहे, प्रधानमंत्री बने तब भी वहीं रहे। तो वहां से पता लगा कि वो भी वहीं बैठे हैं आके। ये नहीं कि छुप के मिलेंगे, नहीं नहीं, मिलते थे। मतलब जो आडंबर नहीं, उनको जिसके साथ खड़ा होना है, खुले में खड़ा होना है, उजाले में खड़ा होना है, अंधेरे का काम नहीं। और प्रैक्टिकल व्यक्ति थे, व्यावहारिक व्यक्ति थे, वो जानते थे चीजों को। और सोचिए, जिस आदमी ने इंदिरा गांधी से बगावत की हो, छोटी बात नहीं। और इंदिरा गांधी से तब बगावत की जब उस वक्त वो कांग्रेस में वर्किंग कमेटी के मेंबर थे। वो चाहते तो बने रहते वहाँ, इंदिरा गांधी के छाया के नीचे वो महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में रहते, लेकिन उन्होंने जयप्रकाश नारायण वाला रास्ता चुना, जेपी के पीछे चलना स्वीकार किया। तो उस दृष्टि से मैं देखता हूँ तो एक बड़े मन के व्यक्ति थे चंद्रशेखर जी। सर, जब आपने टीवी 9 छोड़ा, लोग आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, तो अब उनका इंतज़ार जो है कब खत्म होने वाला है? मुझे लग रहा है पहली टिप्पणी तो ये कि भाई लोग याद कर रहे हैं, ये मुझे बहुत हम्बल करने वाली बात है। मैं बहुत और हृदय से भावुक हो जाता हूँ जब मैं ये सब टिप्पणियाँ सुनता हूँ, देखता हूँ, पढ़ता हूँ कि हजारों हजार लोग टिप्पणियाँ कर रहे हैं, खोज रहे हैं, कुछ लोग परेशान हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भाई उनका प्यार है, इसका मैं कर्ज कैसे चुका पाऊंगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि बहुत जल्द, अब इंतज़ार बहुत लंबा नहीं होगा, बहुत जल्द फिर उसी अंदाज से, उसी ढंग से, उसी तेवर कलेवर में मैं अपने, क्या कहूँ, अपने परिवार के मेरा तो वही परिवार है जो एक बृहत्तर परिवार है, उसके सामने हाजिर हो जाऊंगा बहुत जल्दी। बहुत समय नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि महीनों का मामला है, हफ्तों और दिनों का मामला है।
मतलब बहुत जल्दी आप नज़र आने हाँ, वाले बहुत जल्दी हैं। नज़र आएँगे, ठीक नज़र है, आएँगे। इंतज़ार खत्म जी, होने ही वाला है। जी। ठीक है सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे धन्यवाद, स्टूडियो में शुक्रिया, आए और आपने इतना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। आपको ये हमारे पॉडकास्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगला पॉडकास्ट आप किनके साथ चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।